Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains। और Magnet Brains में आपके साथ है एक से एक धुरंधर टीचर्स जो सभी मिलकर के काम कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम्स में बेहतर नंबर ला पाएं। तो भाई साइंस को तो पढ़ना ही है, साथ में आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज टुगेदर वी कैन विन। हम एक बहुत अच्छे से मिलकर के अगर पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए इसी अच्छी बात से शुरुआत करते हैं। रिवीजन ऑफ चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमने इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी डाल दिए हैं। अब बारी आती है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स की। इसका जो कंप्लीट चैप्टर है, जिसको अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पर अपलोड कर चुके हैं। इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, एग्जाम्पलर सब कुछ है ना। ये वीडियो है आपका रिवीजन वीडियो, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे, सबको अच्छे से देखेंगे और रिवाइज करेंगे। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको एग्जाम में अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको सारे सॉल्यूशंस में भी मिलेंगे और एग्जाम पेपर्स में भी मिलेंगे। क्लियर? तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स की। तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक रहेगा जिसको आपको पढ़ना है वो है कि व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अब ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का तो मतलब आपने समझ ही चुके होंगे, आपने कई बार सुना भी होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है। जनरली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, हम किसको समझते हैं? हम जिसमें व्हीकल्स इन्वॉल्व हो, मतलब कि जब आपका गाड़ियों से यहाँ वहाँ आना जाना या बसेस से यहाँ वहाँ आना जाना आपका ट्रांसपोर्टेशन है। तो आपकी बॉडी में या एनिमल्स या प्लांट की बॉडी में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो वह हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी को ज़रूरी ऑक्सीजन्स का, सारे न्यूट्रिशन और मिनरल का, साथ ही साथ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपन शुरुआत करें या अपन ये चीज़ जानना चाहें कि हमारी बॉडी में किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो सबसे पहली चीज़ कि आप जो भी खाना खाते हैं, आप उसे खाते हैं तो वो डायरेक्ट आपके स्टमक में जाएगा, ओके, एंड वहाँ से डाइजेस्ट होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा आप जो ऑक्सीजन लेते हो वो आप आपके नॉस्ट्रल से लेते हो, जो कि आपके लंग्स तक जाती है, ठीक है, और लंग्स से ही बाहर आ जाती है। ठीक, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एनस से जाकर के बाहर आ जाता है। तो अब लेकिन ये ऑटोमेटिकली तो नहीं पहुंचता होगा, है ना। जो भी आप खाना खा रहे हो पहले वो इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो यहाँ वहाँ जाएगा और उससे जो न्यूट्रिशन निकलेंगे, ठीक है, वो आपकी बॉडी तक कैसे पहुँचते हैं? तो इन सबको पहुँचाने का काम करते हैं आपके कुछ ट्रांसपोर्टेशन एजेंट्स। तो हम उन्हीं एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि न्यूट्रिशन को या जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो उसे आपके हर बॉडी पार्ट्स में पहुँचाते हैं। ठीक है, तो यही पूरा चैप्टर में पढ़ना है, साथ ही साथ एनिमल्स में पढ़ेंगे और प्लांट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, ठीक है, किडनी, ये सभी आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी कुछ दो इंपॉर्टेंट एजेंट्स होते हैं जिनको मैं एजेंट्स नाम दे रही हूँ, जाइलम एंड फोलम। ठीक है, ये और जो रूट्स हेयर है ये सभी मिलकर के ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। दैट मीन्स फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना और पानी और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और ये न्यूट्रिशन क्यों पहुंचना जरूरी है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही जगह पर आकर के न्यूट्रिशन रह जाए और आपकी सारी बॉडी पार्ट में ना पहुंचे तो आपकी बॉडी क्या प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाएगी? जी नहीं, आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, और क्योंकि उसको हर जगह वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अगर आप खुद सोचिए, अगर आपके किसी एक बॉडी पार्ट में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो आपका बॉडी पार्ट किसी काम का रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है, आपको वो फील ही नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन रहे ताकि कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाए, अपने आप को रिपेयर कर पाए, मतलब डिसीजेस से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। सो अगर आपको लिखना है कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ऐसे लिख सकते हैं। टू स्टे अलाइव, all living organisms need to transport material like food, water and oxygen to various parts of the body, है ना। अगर हमें अलाइव रहना है तो सारे ऑर्गेनिजम्स को ये जरूरी है कि जितना भी मटेरियल है जैसा कि फूड, वाटर और ऑक्सीजन, ये उनके सारे बॉडी पार्ट में जाए। ओके,
Food and oxygen are transmitted to all the cells in the body for respiration and growth. जिसमें फूड और ऑक्सीजन आप क्यों लेते हो? फूड और ऑक्सीजन लेते हैं हम रेस्पिरेशन के लिए और हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो भी फूड आप खाते हो वो जब तक कि आपके सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, बॉडी की डिफरेंट सेल्स तक, और उस पर ऑक्सीजन अगर रिएक्ट नहीं करेगा, रेस्पिरेशन नहीं करेगा, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी ऑक्सीजन आप ले रहे हैं या जो भी आप खाना खा रहे हैं वो आपके हर बॉडी पार्ट में जाए। Waste products are transported from the cells to the organs that excrete them, है ना। और इसी तरीके से जैसा ज़रूरी प्रोडक्ट्स का आपके हर बॉडी पार्ट्स में जाना ज़रूरी है, उसी तरीके से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, ओके, और जो आपका फूड का जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इन सभी का उसके एक्सक्रीटेड पोर्शन में पहुंचना या ऐसी जगह पर पहुंचना जहां से वो बाहर निकाल दे, वहां तक पहुंचना ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इसीलिए ज़रूरी है। देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत सारे तरीके से जो रेस्पिरेशन है या फिर जो फूड का ट्रांसफ़र है ये किया जाता है। तो चलिए अपन वन बाय वन समझते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो यहाँ से अपन समझ चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम समझ गए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए और उस चीज़ के रेस्पिरेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट सही जगह पहुँचे ताकि वो बाहर निकल सके, इसलिए भी ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। तो अब अपन ये देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों में किस किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है और कौन कौन सी चीज़ें काम करती है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स, कि प्लांट्स किस तरह से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक, इसमें ऐसी क्या चीज़ होती है, जैसे अगर अपन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जो फूड है, जो न्यूट्रिशन है, उसे सारे सेल्स तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। उसी ब्लड में ऑक्सीजन होती है, तो दैट मीन्स कि ब्लड सर्कुलेशन से हमारे सारे न्यूट्रिशन और जो ऑक्सीजन है वो हर पार्ट में पहुंच जाएगी। अब प्लांट्स में ऐसी कौन सी चीज़ होती है, तो अपन पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में होता है वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, जिसमें बहुत सारे वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। मेनली दो टाइप के टिश्यूज होते हैं वेस्कुलर सिस्टम में। ठीक है, एक तो जाइलम और एक फोलम टिश्यूज। ये छोटे छोटे से टिश्यूज हैं, है ना, जो कि बिल्कुल आपको छोटे छोटे से होल्स के समान दिखाई देंगे। अब ये टिश्यूज बेसिकली क्या करते हैं, तो जाइलम और फोलम वही काम करते हैं जो कि आपका ब्लड आपकी बॉडी में करता है। जिसमें जाइलम का काम है पानी को रूट से लेकर के आपके मतलब रूट हेयर से आने वाले पानी को आपके स्टेम से लेकर के टॉप मोस्ट लीव्स तक पहुंचाना, उसकी सरफेस तक पहुंचाना, ये काम करता है जाइलम। ठीक है, फोलम का क्या काम होता है, फोलम का काम होता है जो भी फूड आपकी लीव्स प्रिपेयर करती है, ठीक है, उसे लीफ से लेकर के रूट्स तक पहुंचाना या फिर रूट से लीफ तक अपना जितना भी फूड प्रिपेयर किया गया है उसे पहुंचाना। अब इसमें टू वे डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। दैट मीन्स कि जो फोलम है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों डायरेक्शन में फूड को सप्लाई करते हैं, और जो जाइलम है बेसिकली ये क्या करते हैं, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में, मतलब रूट से आपके लीव्स तक इस डायरेक्शन में पानी को पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो आपके रूट्स है उसमें भी आपको सॉइल से कई तरीके के न्यूट्रिशन मिल सकते हैं। अब उन न्यूट्रिशन को पहुंचाने के लिए फोलम क्या करता है, रूट से लेकर के आपके लीव्स तक वो चीज़ों को पहुंचाएगा। अब आप जो भी पानी डालते हो बेसिकली वो प्लांट के अंदर कैसे जाएगा, अगर आप ऊपर पानी डालोगे लीव्स पर तो उसे अब्जॉर्ब नहीं करेंगी। पानी कैसे जाएगा, पानी जाएगा सिर्फ और सिर्फ रूट्स की मदद से। ठीक है, तो इसलिए जो भी पानी वो नीचे जाता है, रूट्स उसको सॉइल से अब्जॉर्ब करके फिर पानी ऊपर तक पहुंचाती है। इसलिए जाइलम का जो डायरेक्शन है वो वन वे डायरेक्शन और इसका जो डायरेक्शन है वो टू वे डायरेक्शन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चलिए इतना चीज समझ गए। तो कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। मोस्ट प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम। तो जो प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसे क्या कहा जाता है, वेस्कुलर सिस्टम। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड द वेस्कुलर टिश्यूज। इसके अंदर टिश्यूज होते हैं। ठीक है, उन टिश्यूज को क्या क्या कहते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। पहला है जाइलम एंड दूसरा है फोलम। तो सेल्स जो जाइलम्स की होती है वो क्या करती हैं, द सेल्स ऑफ जाइलम्स आर जॉइंड एंड टू एंड फॉर्मिंग द लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड
फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट टू द टिप ऑफ द लीव्स। ये जो जाइलम होता है वो एंड टू एंड एक तरह से कनेक्टेड रहता है। ये जो सारे रूम छिद्र रहते हैं या फिर जो छोटे छोटे से होल्स रहते हैं, ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं कि एक पूरा का पूरा ट्यूब बना लें, और इस ट्यूब की मदद से फिर जो पानी है वो रूट के टिप से लेकर के लीव्स की टिप तक पहुंचता है। क्लियर? तो जाइलम के बारे में याद रखना है। यहाँ से वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? वेस्कुलर सिस्टम में होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो कि दो तरीके के होते हैं, जाइलम एंड फोलम, जिसमें से हमने एक पढ़ लिया जाइलम, जो कि क्या करता है, जो कि छोटे छोटे से होल्स है जो कि आपस में एंड टू एंड ज्वाइन हो करके एक पूरी तरीके से ट्यूब बना लेते हैं, और यही ट्यूब जो है वो रूट की टिप से लीफ की टिप तक पूरे चीजों पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स। जाइलम क्या करता है? पानी और मिनरल्स को रूट से ऊपर की तरफ पहुंचाता है। ठीक है, अब फोलम क्या होता है? फोलम सेल्स ऑल्सो फॉर्म द लॉन्ग ट्यूब फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, दैट इज ग्लूकोज, फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फोलम का क्या काम है? फोलम भी एक तरीके की लॉन्ग ट्यूब है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज करती है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर अपन देखें कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं? तो पानी होता है और मिनरल्स होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर एंटर द प्लांट थ्रू द थिन रूट हेयर प्रेजेंट इन द रूट्स। अब ये जो रूट्स होती हैं प्लांट की नीचे की तरफ, इन रूट्स में नीचे की तरफ होते हैं रूट हेयर, जो कि पूरी तरीके से सॉइल में सबमर्ज्ड होते हैं, अंदर सॉइल में रहते हैं, और पानी जो है वो इन्हीं रूट हेयर से ऊपर की तरफ सोक करता हुआ जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? ये पानी को सोक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही ये पानी सोक होता है, धीरे धीरे से वो इन रूट हेयर से होते हुए रूट्स में जाता है, और फिर यहाँ से जाइलम से होता हुआ आपके पौधे के या प्लांट के हर पार्ट में पहुंचना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये जो रूट हेयर हैं ये पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जो कि रूट हेयर से रूट्स तक और रूट से जाइलम ट्यूब तक ये सारे मिनरल्स को, पानी को पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ये जो पानी है इसमें डिजॉल्व होते हैं सॉल्ट्स, और भी सॉइल के जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। अब जब ये रूट हेयर उन डिजॉल्व्ड आइटम्स को या उस डिजॉल्व्ड सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस पूरी प्रोसेस को ऑस्मोसिस की प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है भाई कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर किस तरह से होता है? तो वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर एंटर द प्लांट थ्रू द थिन रूट हेयर प्रेजेंट इन द रूट्स। इसके रूट में छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। रूट हेयर आर आउटग्रोथ्स फ्रॉम द लेयर ऑफ आउटर सेल ऑफ द रूट। ठीक है, ये जो रूट हेयर्स हैं वो एक्चुअल में रूट्स के आउटर सेल से निकले हुए होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं? रूट्स का एरिया बढ़ा देते हैं ताकि बेहतर तरीके से जो रूट्स है उसके अंदर सारा मिनरल और वाटर अच्छी तरीके से जा पाए। द रूट हेयर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। ठीक है, जितना भी पानी के अंदर सॉल्ट्स है, मिनरल्स है, वो सभी रूट हेयर के थ्रू क्या होगा? रूट हेयर्स हैं बहुत सारे, इसका मतलब बहुत सारे हैं, तो वो पहली चीज़ तो रूट हेयर के जो आपका रूट है उसके एरिया को बढ़ा देगा ताकि जगह बहुत सारी हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मिनरल्स को ऊपर लाने के लिए। ठीक है, एंड वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस कॉल्ड द ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस मतलब क्या होती है? एक तरीके का फोर्स लगना पानी और मिनरल्स के ऊपर ताकि वो ऊपर की तरफ आ जाए। ये फोर्स कैसा होता है? ये फोर्स होता है जस्ट लाइक आपने स्ट्रॉ से जब आप लिक्विड पीते हो तो आप क्या करते हो? ऊपर की तरफ उसे खींचते हो, उसी तरीके से इसमें भी होता है। तो वही प्रोसेस ऑस्मोसिस की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स दो तरीके से होता है। पहला तो रूट हेयर की मदद से। अब वाटर और जो मिनरल्स हैं वो प्लांट में दूसरे एक तरीके से भी जाते हैं। वो तरीका क्या है वो आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, so water is absorbed by the roots from the soil in the same way the root hair are in close contact with the water in the soil। ये जो root hair है वो डायरेक्ट पानी के साथ में close contact में रहते हैं। ठीक है, the concentration of water molecule is greater
आउटसाइड द रूट हेयर देन इनसाइड, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो बाहर ज्यादा होता है रूट हेयर के कंपैरिजन में, ताकि सो वाटर मूव्स इनटू द रूट हेयर बाय द ऑस्मोसिस। जितना ज्यादा पानी बाहर रहेगा उतना ज्यादा ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस से पानी को ऊपर खींच पाएंगे। सो इट देन पासिस थ्रू द रूट टिश्यू टू द जाइलम इन द रूट, ठीक है। इसके बाद रूट्स में जो जाइलम ट्यूब होता है उस तक इस पानी को पहुंचा दिया जाता है। तो कैसे प्रोसेस को अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं, तो सॉइल में होते हैं रूट हेयर, जो कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस से पानी को ऊपर की तरफ लेकर के रूट तक पहुंचाते हैं। ये रूट के जो टिश्यूज़ है उसमें ये पानी जाते जाते जाइलम ट्यूब तक पहुंचता है, और फिर ये जो जाइलम ट्यूब है, जो कि आपके प्लांट के हर पोर्शन में ट्यूब्स की तरह, ब्रांचेस की तरह फैली हुई है, ये हर पोर्शन में पानी को पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। पानी सॉइल से रूट तक पानी पहुंचने की जो प्रोसेस है उसे हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस कहते हैं, जिसके बारे में और डिटेल में हम हमारी थोड़ी बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। बट फिलहाल हम ये जान गए हैं कि वो प्रोसेस जिसकी मदद से रूट जो है सॉइल से पानी को ऊपर ले लेते हैं उसे आप ऑस्मोसिस कहते हैं। So the root cell absorb water and mineral salts continuously from the soil. अब ये जो प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यूसली होती रहती है, पानी एब्जॉर्ब होता जा रहा है, एब्जॉर्ब होता जा रहा है, ठीक है। सो दिस प्रोड्यूसेस अ फोर्स दैट पुश द वाटर अपवर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पानी जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। अब बारी आती है कि भाई पानी एब्जॉर्ब तो होता जा रहा है, लेकिन अगर पानी एब्जॉर्ब ही होता गया तो पानी पानी ही पानी हो जाएगा, ठीक। तो इसका कहीं ना कहीं से तो एग्जिट होना चाहिए, जैसे कि अपन खाना खाते हैं तो एग्जिट तो होता है कहीं ना कहीं से। अब ये जो बहुत एक्सेस अमाउंट में प्लांट क्या है ना, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसका बाहर निकलना भी जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, पेड़ पत्तियां जो है आपकी वो गल जाएंगी। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपका सन हेल्प करता है। अब आपकी पत्तियों में पानी पहुंच गया है वो भी ज्यादा, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो उस हीट के कारण, जो कि सन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके कारण वो धीरे धीरे वार्म अप होता है। अब पानी जब गर्म होगा तो क्या किस में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे स्टीम में या फिर वेपर में। तो ये फिर जो पानी है वो एवोपरेट हो जाता है। तो इस एवोपरेशन के कारण जैसे ही पानी ऊपर की तरफ उठता है, नीचे का पानी उसकी जगह ले लेता है, फिर वो गर्म होकर के ऊपर चला जाएगा, फिर दूसरा पानी आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, एक प्रॉपर जो पानी का सर्कुलेशन है किसी प्लांट के अंदर वो मेंटेन रहता है, वो बना हुआ रहता है, ठीक है। कि यहाँ से पानी आया, इन सभी ने उसको यूटिलाइज किया। अब ये जो पानी है वो इनमें पूरा तरीके से भर गया है, अब इसको यहाँ से एग्जिट होना जरूरी है। तो कैसे जाएगा भाई, नीचे से तो पानी आ रहा है तो निकलने के लिए ऊपर चाहिए। तो जब सन की हीट आती है तो सन की हीट में ये जो पानी है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर चला जाता है, जिस प्रोसेस को आप एवोपरेशन की प्रोसेस कहते हो। तो इस एवोपरेशन की प्रोसेस में पानी ऊपर जाएगा, तो एक तरीके का फोर्स इसके ऊपर लगता है पानी के ऊपर, क्योंकि वो ऊपर की तरफ खिंच रहा है। जस्ट लाइक योर स्ट्रॉ, जैसे ही आप स्ट्रॉ से पानी पीते हो या लिक्विड पीते हो तो वो ऊपर की तरफ खिंचता है, उसी तरीके से एवोपरेशन की प्रोसेस में पानी जब ऊपर जाएगा तो नीचे से पानी फिर ऊपर आता है, ठीक है। सो इस तरह से दो तरीके हो गए, एक तो रूट हेयर की मदद से पानी जो है पूरा पानी और मिनरल्स आपके लीव्स तक पहुंचता है, और दूसरा रूट हेयर से ऊपर लाने का काम एवोपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन को एक बार अलग से और समझा देंगे हम। तो फिर the evaporation of water from the leaf source known as the transpiration, you will read about, अभी अपन पढ़ते हैं, also produce a pulling force that causes the water to move upward, ठीक है। इसकी वजह से भी पुलिंग फोर्स लगता है पानी के ऊपर कि वो ऊपर की तरफ जाए। तो आई होप आप यहाँ तक ये समझ गए होंगे कि पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर कैसे होता है। तो बेसिकली जो भी पानी का एब्जॉर्प्शन है वो सॉइल से किया जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ होता है, जो कि करती है जाइलम टिश्यूज। अब पानी को ये खींचते तो जा रहे हैं, पूरे प्लांट में पानी भर गया, उसको निकालना भी जरूरी है, तो वो निकलता है एवोपरेशन मेथड से, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो एवोपरेशन में क्या होता है, पानी जो है वो ऊपर की तरफ एवोपरेट होता जाएगा, जिससे कि एक तरीके का फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पानी को ऊपर की तरफ ये खींचेगा, और इस तरह से जो सारा मिनरल और पानी है वो प्लांट के हर एक पोर्शन पे पहुंच जाता है। इसमें मेनली पानी को पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम टिश्यूज, ठीक है। सो
The transportation of water dissolved mineral salts from the root to the stem, leaves, flower and the other parts of the plant take places through the xylem. है ना, तो जितनी भी जगह है वहां पर जो पानी है वो जाइलम टिश्यूज की मदद से ही पहुंचता है. दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप दैट कंटेन वाटर एंड मिनरल इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप. ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन? एसेंट ऑफ सैप कहते हैं. ठीक है, पानी का अपवर्ड मूवमेंट. तो यहां से तो हम समझ गए कि भाई पानी और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह से होता है. अब बारी आती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की. ठीक है, अभी अपन समझ गए कि कैसे रूट से पानी जो है वो प्लांट तक पहुंच रहा था, तो जाइलम टिश्यूज की मदद से पहुंच रहा था. अब आ जाते हैं अपन कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होता है. तो प्लांट में फूड कौन प्रिपेयर करता है? तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट है उसके जो लीव्स है बेसिकली फूड वही प्रिपेयर होता है. ठीक है, वहाँ क्योंकि उसमें होते हैं आपके जो ग्रीन पिगमेंटेड क्लोरोफिल्स होते हैं वो सभी मिलकर के खाना बनाते हैं. ठीक है, तो प्लांट के लीव्स में तो खाना बन गया. अब यहाँ इस खाने को पहुंचाने का काम कौन करता है? फोलिम टिश्यूज. ठीक है, तो ये क्या करेगा? प्लांट से जितनी भी लीव्स के ऊपर जो खाना प्रिपेयर हुआ है, जो न्यूट्रिशन प्रिपेयर हुए हैं, उसे सॉल्युबल फॉर्म में कहाँ से कहाँ लेता है? बेसिकली सॉल्युबल फॉर्म में ही रहता है, जो कि ग्लूकोज होता है. इसको लेकर के जाता है ये डिफरेंट लीव्स तक और डिफरेंट स्टेम तक और आपके नीचे के रूट्स तक. ठीक है, तो फोलम टिश्यूज ये वर्क करती हैं. द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट in the form of solution through a process known as translocation. ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है भाई? खाने का प्लांट के डिफरेंट जगह पर पहुंचना. जैसे वहां पर पानी को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस ऑस्मोसिस है, यहाँ पे ये ट्रांसलोकेशन को आप याद रखिएगा. तो ट्रांसलोकेशन टेक प्लेसेस थ्रू द फोलम टिश्यूज. while water can move through the xylem only in the upward direction, the food can move through the phloem in the upward as well as downward direction. ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जाइलम में सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में पानी कहाँ से आता है? रूट से आता है. दैट मीन्स कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही पानी और मिनरल्स जाते हैं. फोलम के साथ में क्या होता है? तो फोलम जो है वो अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शंस में फूड को पहुंचाने का काम करते हैं. तो यहाँ पे हम समझ गए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड किस तरह से होता है. ओके, अब आती है एक और इससे वर्ड निकलता है ट्रांसपिरेशन, जिसके बारे में मैं बता चुकी थी. तो ट्रांसपिरेशन क्या है? तो ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि एक्सेस वाटर जो है लीव से वो एवापोरेट हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में. उसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं. अब आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए. ठीक है, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले तो जो रूट हेयर्स थे उन्होंने पानी को एब्जॉर्ब करके रूट तक पहुंचाया, जो कि जाइलम टिश्यूज से होता हुआ हमारे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच गया. जैसे ही प्लांट सारे पार्ट्स में पहुंच जाता है, अब ये प्लांट का जो भी यूज था, जिस भी वाटर का यूज था वो उसने किया, अपना फूड प्रिपेयर कर लिया. ठीक है, अब जो बचा कुचा पानी है उसका क्या? अगर वो बचा हुआ पानी वही रह जाएगा तो जो पौधा है वो धीरे धीरे गल जाता है. कैसे आप इस चीज को समझोगे? आपसे कई बार कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताया जाता है कि इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती. ठीक है, क्योंकि उनके पानी जो है उनके टिश्यूज़ में या उनके जो लीव्स होती है वो इतनी अच्छी होती है कि वो पानी को स्टोर करके रखती है. ठीक है, लाइक एलोवेरा. तो एलोवेरा के अंदर पानी ही पानी होता है, आपने देखा होगा. लेकिन अगर आप एक्सेस पानी डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा? उसके गलना शुरू हो जाता है, खराब हो जाता है. तो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें एवोपरेशन नहीं हो पाता प्रॉपरली, है ना. पानी जो है उसके जो उसका स्किन होती है वो काफ़ी हार्ड होती है उसकी लीव्स की, तो पानी को एवोपरेट होने में दिक्कत होती है. तो अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो वो गल जाएगा और ख़राब हो जाएगा. तो प्लांट में एक्चुअल में क्या होता है? जो नॉर्मल लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं, पानी जो एक्सेस अमाउंट का है वो उनकी लीव्स से, आपने देखा होगा हल्की गीली गीली से आपको लीव्स लगती हैं, है ना. तो वो हल्की गीली क्यों लगती है? क्योंकि पानी उनके ऊपर रहता है. और ये जो पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, ये बेसिकली ये एक्स्ट्रा पानी जैसे ही सन की हीट पड़ती है तो वार्म अप होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है और आपके एयर में ट्रांसफर हो जाता है. तो इससे क्या हुआ? यहाँ से पानी आ रहा है और ऊपर चला जा रहा है. तो क्या होगा कि पानी को नीचे से आने के लिए एक फोर्स लगता है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाता है. तो ये पानी जो है ऊपर खिंच रहा है, तो नीचे से और पानी जो है वो लीव्स तक पहुंचेगा. जैसे जैसे पानी ऊपर कम होता जाता है, नीचे से पानी आता जाता है, और ये पूरी प्रोसेस जो है वो चलती रहती है. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो ये डायग्राम आप बिल्कुल बना सकते हैं. इसमें आपको हर प्रोसेस एग्जामिनर को समझ में आ जाएगी कि आपने क्या एक्सप्लेन किया है. क्लियर? सो
ट्रांसपिरेशन को लिखना चाहें तो पॉइंट वाइज पॉइंट कैसे देख सकते हैं? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए लार्ज क्वांटिटी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऑल दिस वाटर इज नॉट यूज्ड बाय द प्लांट। अब पूरा का पूरा पानी तो प्लांट यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या करता है, एक्स्ट्रा ही पानी को एब्जॉर्ब करता है। अब बाकी के बचे हुए पानी को कैसे निकालते हैं? द एक्सेस वाटर स्कैप इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर मेनली थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। ये जो स्टोमेटा होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालते हैं फॉर एवोपरेशन। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें कि वाटर वेपर को क्या किया जाता है, जिसमें वाटर वेपर जो पानी है उसे वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट जो है वो निकाल देता है बाहर की तरफ, उसे हम ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कहते हैं। क्लियर? So, transpiration of water from leaves create a suction pull। जैसा मैंने आपको बताया, एक तरीके का पुल, ऊपर की तरफ लगने वाला खिंचाव लगता है, which pulls water up the plant from the roots, जो कि पानी को रूट से लेकर के प्लांट तक पहुंचाता है। इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फोर्स वाटर अप हाई ट्रीज। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये जो फोर्स लगता है एवोपरेशन का, एवोपरेशन के कारण जो सक्शन पुल ऊपर की तरफ लगता है या खिंचाव जो ऊपर पानी का होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बड़े बड़े ट्रीज जो है ना, उनके एंड लीव्स तक भी पानी आसानी से चला जाता है। ठीक है, सो The mechanism is similar to pull created by you when you suck a drink through a straw। जैसे कि आप किसी ड्रिंक को पीते हैं स्ट्रॉ की मदद से, उसी तरह से ये जो सक्शन पुल है वो लगता है। As water is given out by the transpiration, more water is absorbed। जितना जितना पानी ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल जाता है, उतना ही पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आई बात समझ में कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो बहुत आसान है, समझ जाएंगे अपन, है ना। चलिए, तो ये तो ट्रांसपिरेशन समझ लिया हमने, जो कि इसके ट्रांसपोर्टेशन का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसकी मदद से जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है। ठीक है, सो अपन ये सब पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किस तरह से होता है। क्लियर? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो अपन ने देख लिया, ट्रांसपिरेशन देख लिया। आपको याद रखना है कि ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है वो आपके प्लांट को कूल डाउन भी करती है। जैसे कि हमारी बॉडी में स्वेट आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन के कारण ये जो आपका प्लांट है वो भी कूल डाउन रहता है। इफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू द ट्रांसपिरेशन मोर क्विकली दैन इट इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर, द प्लांट सेल विल लूज वाटर। अगर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपने अगर प्लांट को पानी नहीं दिया तो उसकी रूट तक पानी नहीं जाएगा। अब हीट तो बहुत ज़्यादा है, हीट ज़्यादा होने से क्या होता है कि प्लांट से जितना भी पानी है वो जल्दी जल्दी एवोपरेट हो जाता है। तो फिर पानी जितने जल्दी ज़्यादा एवोपरेट होता है उतना ही जल्दी सॉइल से एब्जॉर्ब होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है और अगर हम पानी नहीं देते हैं तो आप देखते होंगे कि एवोपरेशन ज़्यादा होता है और पानी क्योंकि नीचे अवेलेबल नहीं रहता तो जो रूट्स है वो पानी को सक नहीं कर पाती और प्लांट जो है वो जल जाते हैं या सूख जाते हैं। तो इसलिए गर्मियों में कहा जाता है कि आपको प्लांट को जितना ज़्यादा हो सके आपको पानी देना है, क्योंकि हीट ज़्यादा होने से एवोपरेशन ज़्यादा होगा और एवोपरेशन होगा दैट मीन्स कि पत्तियों तक पानी जो है वो सूख चुका होगा, इसलिए रूट से अगर पानी आता रहेगा तो वो अपना मॉइस्चर मेंटेन कर पाएंगी। सो द लीव्स स्टेम्स एंड फ्लावर्स विल ड्रॉप। अगर पानी की कमी हो जाती है तो पानी की कमी होने से जितने भी आपके लीव्स हैं, स्टैम्स है या फ्लावर्स है वो ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब गिर जाएंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विल्टिंग की प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। ओके, कि उस प्रोसेस में जिसमें कि सारे फ्लावर्स और जो लीव्स और स्टैम है अगर वो सूख करके गिर जाए तो उस प्रोसेस को विल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि जो जितना भी ज़रूरी मिनरल है या फूड है वो प्लांट में किस तरह से फ्लो होता है। अब ट्रांसपिरेशन जो है वो हर जगह होता है। हर जो बॉडी है वो सेल से मिलकर के बनी होती है। कोई जो बॉडी है वो एक यूनिसेलर होती है। यूनिसेलर का मतलब एक ही सेल से बनी हुई, है ना। जैसा हमारी बॉडी तो मल्टीपल सेल से बनी हुई है, प्लांट्स की बॉडी मल्टीपल सेल से बनी होती है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलर बॉडी के होते हैं, जैसे आपका अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। तो इनमें क्या ट्रांसपिरेशन नहीं होता? तो होता है, लेकिन इन सभी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बेसिकली वो किस प्रोसेस से होता है? अब इनके अंदर तो कोई बॉडी पार्ट है नहीं, तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है वो डिफ्यूजन के कारण होता है। जिस भी फूड को ये खाते हैं वो डिफ्यूजन की मदद से इनकी पूरी बॉडी में फैल जाता है।
इसी तरीके से उसी डिफ्यूजन से जो भी वेस्ट बनता है वो भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एटसेट्रा इज वेरी सिंपल। द न्यूट्रिशन रीच एवरी पार्ट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन। जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारे पार्ट तक एक किससे पहुंचता है? डिफ्यूजन के कारण पहुंचता है। Simple aquatic multicellular organisms such as hydra and jellyfish, oxygen and nutrition are transported by the water that circulate through their body. ठीक है, और इसी तरीके से कुछ multicellular organism जो कि एक्वाटिक होते हैं तो उनके अंदर फूड कैसे पहुंचता है? तो ये पहुंचता है पानी की मदद से। जैसे ही पानी उनकी बॉडी पर जाता है, जितना भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन है वो उनके पार्ट्स तक पहुंच जाता है। इसी तरीके से जो वेस्ट पार्ट होता है, बेसिकली जो फिश का जो वेस्ट पार्ट होता है वो पानी में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, पानी में ही घुल जाता है, जो कि बेसिकली होता है अमोनिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशिया, इन सभी में डिफ्यूजन की मदद से न्यूट्रिशन इनकी पूरी बॉडी में पहुंचते हैं और साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी इनकी बॉडी से डिफ्यूजन से ही बाहर आता है। मल्टीसेलुलर एक्वेटिक एनिमल्स में पानी की मदद से सारा न्यूट्रिशन उनकी बॉडी पर पहुंचता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन ह्यूमंस, कि ह्यूमन बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है? तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, फूड से मिलने वाला न्यूट्रिशन, जो भी वेस्ट है उसका वेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाना या एनस तक पहुंचना, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। सो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज़ टू स्लो टू वर्क इन हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अब ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है कि डिफ्यूजन हो के वो हमारी पूरी बॉडी में फैले, तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है। अमीबा, बैक्टीरिया बहुत छोटे से ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनमें ये प्रोसेस आसान है, लेकिन ह्यूमंस या फिर एनिमल्स में ये सारी चीज़ें डिफ्यूजन से नहीं हो सकती। तो इन सच एनिमल्स अ वेल डेवलप्ड पिकअप एंड डिलीवरी सिस्टम नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। तो हमारे ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में क्या मौजूद होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ये सारे फूड को, न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। सो बेसिकली अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए ह्यूमंस में या फिर कुछ एनिमल्स में, बड़े एनिमल्स में, तो उन सभी में क्या होता है? उन सभी में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इन द सर्कुलेटरी सिस्टम blood delivers food and oxygen to every cell in the body. Basically सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन करता है ब्लड, जो कि सारे फूड को, ऑक्सीजन को हमारी हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट अवे फ्रॉम द एवरी सेल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है उसे भी वो बॉडी से दूर ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट क्या हुआ? ब्लड, जो कि क्या करेगा? आपकी बॉडी में फूड, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट को हर सेल से लेकर के उसे सही जगह पहुंचाने का काम करेगा। ओके, सो द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अब ये जो हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन होना, उसका मेन पार्ट्स हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड हार्ट। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या होती है, चलिए अपन वन बाय वन समझते हैं। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड से। तो ब्लड क्या होता है? तो ब्लड बेसिकली एक तरीके का फूड है जिसके अंदर सारा डाइजेस्टेड फूड, वाटर, न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें होती हैं। तो ब्लड को अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो उसमें कॉम्बिनेशन होता है वाइट ब्लड सेल का, प्लाज्मा होता है बेसिकली, जो कि ठीक है, प्लाज्मा में होते हैं ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, सो ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडीली फ्लूइड दैट फ्लोज इन अ ब्लड वेसल्स। तो बेसिकली ये होती है हमारी ब्लड वेसल्स जो हमारी पूरे बॉडी में होती हैं, जिनके अंदर हमारे जो खून है या जो आपका ब्लड है वो फ्लो करता है। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तो ये जो ब्लड है वो बेसिकली सारे डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे बॉडी पार्ट तक लेकर आता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स।
ऑक्सीजन को लंग से आपकी सारी बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम करेगा और सारी बॉडी सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग तक पहुंचाने का काम करेगा। लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द किडनी फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और ये जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है लिक्विड फॉर्म में जो कि आपके यूरिन से बाहर आना चाहिए, उसे ये किडनी तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? ब्लड करता है। तो याद रखिएगा, डाइजेस्टेड फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को सही जगह पहुंचाने का काम जो है वो ब्लड ही करता है। ठीक है, अब in an average healthy adult the volume of blood is about 1/11 of the body weight। अगर ये याद नहीं रहता तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो होता है 4 से 5 लीटर, 4 to 5 लीटर। ठीक है, क्या होता है ये? वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन एवरेज ह्यूमन एडल्ट इज बिटवीन 4 to 5 लीटर, मतलब इतना ब्लड होना चाहिए। ओके, so the blood consists of a fluid known as plasma in which 3 types of blood cells float। ठीक है, बेसिकली ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में क्या होता है? 3 तरीके के ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो अपना जो खून है वो बेसिकली प्लाज्मा है जिसमें 3 ब्लड सेल्स हैं। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा ही होता है। इट इज येलोइश इन कलर एंड कंटेन अबाउट 90% ऑफ वाटर। ये आप देख रहे हो कि येलो कलर का होता है लगभग, और इसमें 90% ऑफ पानी रहता है। इट हैज फूड, वेस्ट, एंजाइम एटसेट्रा डिजॉल्व इन इट। इसके अंदर फूड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वेस्ट होता है, सारी चीज़ें जो हैं वो इसी के अंदर डिजॉल्व होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि इसमें क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर होती हैं वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स एंड ये प्लेटलेट्स। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या होती हैं। तो 3 टाइप की इसमें सेल्स हैं। तो पहली है आपकी आरबीसी जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। तो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स क्या होती है? डिस्क शेप्ड की सेल्स होती हैं। इसके अंदर होता है हेमोग्लोबिन। Okay, so they contain a red colored protein called the hemoglobin. It is pigmented. It is this pigment that absorb oxygen and transport it to the cells all over the body. यही जो पिगमेंट है, यही जो हीमोग्लोबिन है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और आपके सारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। वहां से ऑक्सीजन को दे देता है, ठीक है, और उसके बाद फ्री हो जाता है। ठीक है, वहां पर गया, फूड के ऊपर उस ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी और हीमोग्लोबिन हो गया फ्री। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को यहां से वहां पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, सो it is the pigment that absorb oxygen and transport it to the cells all over the body। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके आपकी हर बॉडी पार्ट के सेल्स तक उसको पहुंचाने का काम करेगा। ऑक्सीजन कंबाइंड विद द हेमोग्लोबिन टू फॉर्म द कंपाउंड कॉल्ड द ऑक्सीहेमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइंड हो जाएगा और क्या बन जाएगा? ऑक्सीहेमोग्लोबिन। ठीक है, अब when blood reaches cells, अब ये जो ब्लड है जिसमें कि आरबीसी है, मतलब आपका हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन, जिसने ऑक्सीजन को पकड़ के रखा है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? द ब्लड रीचेस द सेल्स, जैसे वो सेल्स पे पहुंचती है, दैट नीड ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। अब ये सेल्स तक पहुंची, ठीक है, इसने क्या किया? उसको दे दिया ऑक्सीजन, और ये जो आपका हेमोग्लोबिन था, ठीक है, वो खाली हो गया। अब ये वापस से कहाँ चला जाएगा? फिर से आपकी बॉडी पर जाएगा, लंग्स तक जाएगा और फिर से ऑक्सीजन को कैरी करके उसे दूसरे सेल्स तक पहुंचाने का काम करेगा। आई बात समझ में? तो बेसिकली ऑक्सीजन क्योंकि ब्लड के थ्रू पहुंचती है, तो ब्लड में कैसे पहुंचती है? तो ब्लड में होती है एक आरबीसी नाम की सेल जो कि हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिस भी सेल को रिक्वायरमेंट होती है वो उस हीमोग्लोबिन से उस ऑक्सीजन को ले लेती है। हीमोग्लोबिन फिर से फ्री हो जाती है और फिर से दूसरी ऑक्सीजन को कैरी करके दूसरे सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है। आई बात समझ में? सो व्हेन ब्लड रीचेस द सेल्स दैट नीड ऑक्सीजन, ओके, hemoglobin
Oxyhemoglobin breaks down to oxygen and hemoglobin. The oxygen is used by the cells for the respiration. ये cells इसकी मदद से क्या करती है, ये जो सेल है इसकी मदद से रेस्पिरेशन करती है. दैट मीन्स कि इस सेल पे अगर कहीं फूड सॉल्युबल फॉर्म में आया होगा तो उसके ऊपर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट कर देगी उसे. ठीक है. सो हीमोग्लोबिन देन बिकम्स फ्री टू कैरी मोर ऑक्सीजन. अब इसी हीमोग्लोबिन में फिर दूसरी ऑक्सीजन कैरी करने के लिए वो फ्री हो जाती है. तो आई बात समझ में. तो ब्लड में एक्चुअल में होता है प्लाज्मा. प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है जिसमें 95% पानी होता है और बाकी की होती है इसकी सेल्स, जिसमें से आरबीसी जो होती है उसमें होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ये रेड कलर की और डिस्क शेप की होती हैं. ये हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना. ठीक है. फिर इसके अलावा होती है ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम कहते हैं WBC. WBC थोड़ी बड़ी होती है शेप में रेड ब्लड सेल से, लेकिन इनका काउंट थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू रेड ब्लड सेल्स. ओके. सो दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, और इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता. ठीक है. सो दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप इनका चेंज होता रहता है. दे आर फ्यूअर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल्स. ये इनका जो नंबर है वो रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है. देयर मेन जॉब इज टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन मटेरियल. ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो डिसीज होती है, जैसे हमें सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हो जाए तो वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है. तो वो किसके कारण ठीक होता है, तो वो कारण होता है WBC काउंट की मदद से, क्योंकि यही WBC सेल्स जो है वो उस डिसीज को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया को किल कर देती है. ठीक है. और जितने भी फॉरेन मटेरियल मतलब जो हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए उन सबको किल करने का काम WBC का होता है. तो WBC बेसिकली जर्म्स को किल करती है. दे आर एबल टू मूव ऑन देयर ओन. ये अपने आप से मूव करती हैं. दिस हेल्प्स देम टू पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल एंड टू रीच इन्फेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बेसिकली आपके ब्लड वेसल्स की स्किन तक ये चिपकी रहती है. जैसे आपका ब्लड वेसल है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये ब्लड वेसल के स्किन पर ये चिपक जाती है और इस तरह से स्किन पे होने वाली जितनी भी डिसीजेज हैं, जर्म्स हैं, उनको किल करने का काम ये करती हैं. ओके. देन उसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है ब्लड के अंदर वो होती हैं प्लेटलेट्स. ठीक है. सो प्लेटलेट्स क्या है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, है ना, ये आपकी रेड ब्लड सेल्स का कॉम्बिनेशन है, कुछ वाइट ब्लड सेल्स है आपके ब्लड वेसल के अंदर, और साथ में होती हैं प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो समझिए इसको. जब आप खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते कभी आप गिर जाते हो तो आपको चोट लग जाती है और उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है. थोड़ी टाइम बाद आप क्या देखते हैं, ब्लड ऑटोमेटिकली रुक गया. तो बेसिकली वहाँ पे बन जाता है ब्लड का कोट, जिसके वजह से और ब्लड आगे नहीं आ पाता. तो ये जो गाढ़ा खून होता है या जो ब्लड का कोट होता है वो कौन बनाता है, तो ये काम ये प्लेटलेट्स ही करती हैं. तो प्लेटलेट्स आर स्मॉलर देन रेड ब्लड सेल्स. ये रेड ब्लड सेल्स से काफ़ी कम होती हैं. They help the blood to clot whenever there is a bound on the body. जैसे ही बॉडी में कोई बाउंड आ जाए तो उसमें खून को रोकने के लिए ये काम करती है, क्लॉट बना देती है. This blocks the flow of blood and prevents the blood loss. इस तरह से ब्लड जो है वो रुक जाएगा और आपका ब्लड लॉस होने से भी रुक जाता है. ठीक है. तो ब्लड के बारे में अपन ये सारी चीज़ें सीख गए कि भाई ब्लड क्या होता है. तो ब्लड के बारे में अपन समझ चुके हैं कि ये एक्चुअल में एक फ्लूइड है जो कि प्लाज्मा है. इस प्लाज्मा में 95% पानी के साथ RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं. RBC का मेन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, WBC का काम होता है जर्म्स को किल करना, और प्लेटलेट्स का काम है अगर कभी जो आपका बॉडी से खून आना शुरू हो जाए तो उस खून को रोकने के लिए क्लॉट प्रोड्यूस करना. ये काम करती हैं प्लेटलेट्स. क्लियर. अब ये खून बहता कहाँ है, या जो ब्लड है ये फ्लो कहाँ करता है, तो ये फ्लो करता है हमारे ब्लड वेसल्स में. तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, सो ब्लड सर्कुलेट अक्रॉस द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, है ना. हमारी बॉडी में ट्यूब्स के फॉर्म में, अब जैसे पानी भी अगर ट्यूब में बहे, पाइप में बहे, तो वो प्रॉपर जगह पर जाएगा. उसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी में बनी हुई है ब्लड वेसल्स. ठीक है. जो कि ट्यूब का नेटवर्क है कुछ इस तरह के का, है ना. तो ये ट्यूब भी अलग अलग तरीके की होती है. जैसे आप पानी को अगर आपके घर में आना है तो उसमें अलग अलग तरीके के पाइप्स होंगे. एक पानी जो कि कहाँ से आ रहा है, पंप से आ रहा है.
ठीक है, वो एक पाइप पंप से पानी को लेकर के आएगा, एक पाइप जो कि आपके फिल्टर तक पहुंचेगा, एक पाइप जो कि आपको फिल्टर से आपके पानी देगा। ठीक है, तो ये अलग अलग नेटवर्क होता है ना, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से ब्लड वेसल्स, मतलब ये जो ब्लड वेसल्स जिसको आप पाइप कंसिडर कर सकते हो, ये पूरे पाइप्स बने होते हैं ताकि जो ब्लड है वो आसानी से यहाँ से वहाँ फ्लो कर सके और ज़रूरी जगह पर जा सके। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स में अलग अलग पाइप्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड एक दूसरे से अलग रहे, उसके लिए ये पूरे पाइप्स काम करते हैं। कैसे? चलिए इस चीज़ को समझेंगे आगे। तो ब्लड वेसल्स बेसिकली क्या है? ये पूरा नेटवर्क है ट्यूब्स का, कुछ इस तरीके के ट्यूब्स का, जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो बेसिकली 3 तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है, कौन कौन से तरीके के होते हैं? 3। एक है आपका आर्टरी, फिर है वेन, फिर है कैपिलरीज। तो आर्टरी क्या होता है? तो बेसिकली आप यहाँ से देख रहे हो, ये है आर्टरी, वो है वेन्स और बीच में कैपिलरीज हैं। ठीक है, आर्टरी जो है वो हार्ट से कनेक्टेड होती है और वेन्स भी कनेक्टेड होती हैं। हार्ट से आने वाला जो प्योर ब्लड है वो आर्टरी में जाता है और जो इम्प्योर ब्लड है वो वेन से हार्ट की तरफ जाता है। अब ये सिर्फ एक ही नहीं होती, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं अलग अलग नाम के, तो जिसमें से अभी अपन आर्टरी, वेन्स के बारे में और कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के अलावा पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के बारे में। तो अभी तो अपन ये समझ गए कि जो ब्लड वेसल्स है बेसिकली 3 है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी क्या करती है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये क्या करती है? हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के आती है। एज द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द आर्टरी, द ब्लड फ्लोज रैपिडली एंड एट अ हाई प्रेशर। अब क्या होता है? हार्ट जो है वो बहुत तेजी से पंप करता है पानी को या खून को या ब्लड को। तो ये ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ पंप होकर के किस में जाता है? आर्टरी में। इसलिए जो आर्टरी है ना थोड़ी सी थिक होती है, थिक उसकी सरफेस होती है एज कम्पेयर टू वेन्स, क्योंकि बहुत प्रेशर से इसके अंदर ब्लड आता है और जैसे ही ब्लड आता है वो जो तुरंत से, ठीक है, यहाँ से आया एकदम से और तुरंत से फिर वो सारी जगह पर फैल जाता है। ठीक है, तो ये जो पंप है वो क्योंकि बहुत हाई प्रेशर से होता है, इसलिए आर्टरी का जो थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। Arteries therefore have a high elastic walls to feel the blood rushing through the arteries. Place 2 finger in the hollow spot on the wrist. अब आपकी जो wrist है अगर आप उसमें इस तरह से प्रेस करके देखोगे तो आपको हल्का सा मूवमेंट समझ में आएगा कि कैसे जो ब्लड है वो पंप कर रहा होगा हार्ट और वो आपके आर्टरीज में जा रहा है। ठीक है, सो द थ्रोबिंग सेंसेशन एंड पल्स दैट यू कैन फील इज एक्चुअली द ब्लड रशिंग थ्रू द आर्टरीज। तो ये जो थ्रोबिंग सेंसेशन है, ठीक है, वही आप उसी से समझ सकते हैं कि किस तरह से जो ब्लड है वो आर्टरीज तक पहुंच रहा है। Arteries branch into the smaller and smaller arteries and finally into the capillaries. यही जो arteries है, एक मेन आर्टरी आई, फिर उसी की ब्रांचेस निकलती जाती हैं पूरी बॉडीज में। ठीक है, और इस तरह से ये कहाँ पर पहुंचती है? कैपिलरीज तक। ठीक है, ये जो आर्टरीज हैं वो ब्रांच के फॉर्म में कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई। ओके, so capillaries are the thinnest blood vessels about as thick as strand of your hair. ठीक है, आपकी हेयर की जो थिकनेस होती है उसी के बराबर ये जो कैपिलरीज हैं वो होती हैं। They have a very thin walls through which the oxygen, digested food, carbon dioxide and other waste products are exchanged between the blood and the surrounding cell. ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होती है? छोटी छोटी सी वॉल्स होती हैं जिसकी मदद से ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड या कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, सो द कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म द वेन्स, है ना। अब ये जो बेसिकली जो कैपिलरीज हैं ये कहाँ पर जाकर के मिलती हैं? वेन्स में जाकर के मिलती हैं, क्योंकि क्या होता है? वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड या ब्लड बैक टू द हार्ट, या फिर जो कार्बन मिक्स ब्लड होता है उसे वापस से हार्ट तक पहुँचाने का काम करती है। यहाँ से समझ चुके हैं अपन कि जो भी हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो आर्टरीज से आएगा। कैपिलरीज क्या करती है? सिर्फ कैरी करने का काम करती है ऑक्सीजन वाले ब्लड को, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड हो। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ जाती है? तो इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करना शायद ना पड़े, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बेसिकली जब ऑक्सीजन जो है वो हमारे डिफरेंट सेल्स में जाती है, तो हर सेल में न्यूट्रिशन भी है ब्लड के साथ में, तो वहाँ पर न्यूट्रिशन के ऊपर ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो वाटर है जो कि वेस्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है, इसको सही जगह पर पहुंचाने का काम यही करेंगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड है वो वेन्स के थ्रू कहाँ जाता है, वापस से हार्ट में जाता है। ठीक है, सो veins carry the deoxygenated blood back to the heart. Veins have the thin walls. They have valves which allow the blood to flow only towards the heart. ठीक है, अब बेसिकली इसमें वॉल्व्स होते हैं जो कि क्या करती है, जिसकी मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड है वो सीधे हार्ट में जाता है। ठीक है, अब यहाँ से दो चीज़ों को ध्यान में देखिए, एक तो पल्मोनरी वेन, ठीक है, और एक है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑरेंज कलर दिख रहा है ना, ये ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर ब्लड को। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड को। अभी अपन ने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजन मिक्स ब्लड को लेकर आती हैं, है ना, और वेन्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन रेड है, दैट मीन्स कि ये वाली जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी की हुई है, और यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड को ली हुई है। दैट मीन्स कि दो ऐसी आर्टरी और एक वेन ऐसी होती है जो कि अपोजिट काम करती है। वो कैसे, चलिए समझते हैं। सो द आर्टरी दैट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग इज कॉल्ड द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो बेसिकली वो आर्टरी जो कि आपके ब्लड इसमें हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक पहुँचाने का काम करेगी, आपके लंग्स तक पहुँचाने का काम करती है, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। देखिए ध्यान से, ये जो आर्टरी है ये क्या कर रही है, हार्ट से लेकर के आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और उसे कहाँ लेकर के जा रही है, आपके लंग्स तक लेके जा रही है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैपिलरीज बनी हुई हैं, क्योंकि ये जो आर्टरी है, ठीक है, वो एक बड़ा पाइप है और उससे निकलने वाली छोटी छोटी ब्रांचेस आपकी कैपिलरीज हैं। ठीक है, उसी तरीके से लंग से जो साफ ब्लड है उसको हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, उसे हार्ट तक पहुंचाने का काम कर रही है आपकी पल्मोनरी वेन। तो ये दो ऐसी वेन और आर्टरी होती हैं जो कि पल्मोनरी वेन का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक पहुंचाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना, और पल्मोनरी आर्टरी का काम है इस डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना। ठीक है, सो द आर्टरी दैट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग इज कॉल्ड द पल्मोनरी आर्टरी। इट इज द ओनली आर्टरी दैट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। ओनली आर्टरी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि बाकी की सारी जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, बाकी की सारी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजन मिक्स ब्लड को कहाँ पहुंचाती है, पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है, और जो वेन्स होती हैं वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन थोड़ा अपोजिट काम कर रही है। तो द वेन दैट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट इज कॉल्ड द पल्मोनरी वेन एंड इट इज द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। और ये सिर्फ ऐसी एक वेन होती है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद करनी है। अब अपन ने क्या पढ़ लिया कि भाई जो आपका ब्लड है वो कैसा होता है, वो किस में बहता है, तो ब्लड वेसल्स में बहता है। अब ब्लड वेसल्स में भी तीन तरीके के होते हैं, एक तो आर्टरी, वेन और आपकी कैपिलरीज। तो आर्टरी और वेन बेसिकली क्या होती है, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को अलग अलग करती हैं। अब ये सब ऑक्सीजन रिच ब्लड को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड को लेना, ये काम कौन करता है, हार्ट। तो हार्ट में क्या होता है, तो हार्ट इज अ फिस्ट साइड मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बट टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, है ना। ये जो आपका हार्ट है वो बेसिकली लंग्स के बीच में होता है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर टिल्ट होता है, इसलिए जब आप इसको फील करते हो तो आपको लेफ्ट साइड पर आपको इसको फील आपको ज़्यादा होता है। अगर ये देखें तो 60 to 80 टाइम्स ये पूरे आपके एक मिनट के अंदर आपकी पूरी लाइफ में हर एक मिनट में ये 60 से 80 टाइम्स ये हार्ट बीट्स आपको सुनाई देती है। इट्स फंक्शन इज टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बेसिकली इसका काम क्या होता है, पंप करने का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने एक पानी की टंकी भरी हुई है, ठीक है। अब उस पानी की टंकी से आपको पाइप तक पानी कैसे आसानी से पहुंचेगा, अगर आप वहाँ पे मोटर और पंप लगा दें।
तो वो क्या करेगा, पंप उस पानी को खींच करके कहाँ पहुँचा देगा, पाइप्स तक पहुँचा देगा। ठीक है, तो ऐसा ही काम यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका पंप का काम करता है हार्ट। हार्ट क्या करता है, ब्लड को, जो प्योर ब्लड है उसको लंग्स से लेकर के, लंग्स आपकी पानी की टंकी समझ लीजिए, लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करेगा और आपकी पाइप्स जो कि है आपकी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, उन तक पहुंचाएगा। फिर एक पाइप ऐसा है जो कि वेस्ट को निकाल रहा है, तो वो वेस्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है, आपका वेन्स, जो कि आपके वेस्ट प्रोडक्ट को फिर से हार्ट तक पहुंचाएगा ताकि वो उसे लंग्स तक पहुंचाए। तो बेसिकली हार्ट क्या कर रहा है, सिर्फ पंप कर रहा है साफ खून को आपकी बॉडी तक, और गंदे खून को आपके बॉडी से ही, मतलब बॉडी के अंदर ही लंग्स तक पहुंचाने का काम करेगा, ताकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब आप एक्सेल करो और निकल जाए। समझ में आई बात? बस सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट है। So its function is to pump blood to all the parts of the body, है ना। पार्ट सारी बॉडी में कैसे पंप होता होगा तो अपन समझ चुके हैं भाई। जैसे इसने पंप किया तो ये आर्टरीज से होता हुआ आपके पूरे बॉडीज में चला गया, और जितना भी गंदा खून था वो वेन्स में आया, जिसको उसने वॉल्व में, लंग्स की तरफ भेज दिया। सो डॉक्टर बेसिकली आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं तो आपकी हार्ट बीट्स को चेक करने के लिए, इन्हीं हार्ट बीट्स को। तो बेसिकली हार्ट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अलग होता है और ऑक्सीजन मिक्स ब्लड अलग होता है, क्योंकि इसमें होते हैं चैम्बर्स। तो हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। इसमें होते हैं 2 टॉप चैम्बर्स और 2 होते हैं लो चैम्बर्स। तो 2 टॉप चैम्बर्स विद कंपैरेटिवली थिनर वॉल्स आर कॉल्ड द ऑरिकल्स। ठीक है, 2 ऊपर के चैम्बर्स होते हैं जिनको ऑरिकल्स कहते हैं, और 2 नीचे के चैम्बर्स होते हैं जो कि मस्क्यूलर होते हैं थोड़े से, उनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो चलिए ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का क्या काम है इस चीज को समझते हैं। सो द राइट ऑर्टिकल्स receive deoxygenated blood from various part of the body through the veins and relax to receive it। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि इसमें, ये याद रखिएगा इस पॉइंट को, कि इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स, है ना। 2 होते हैं टॉप चैम्बर्स जिसको आप ऑरिकल्स कहते हो। क्या कहते हो? ऑरिकल्स। ये पॉइंट सारे ना याद रखिएगा, टॉप चैम्बर्स, है ना। 2 टॉप चैम्बर्स होते हैं और दो होते हैं लोअर चैम्बर्स। इसमें होता है आपके लेफ्ट और राइट ऑरिकल्स। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स, जो कि थोड़े से कैसे होते हैं, थिन होते हैं। उनकी वॉल्स थोड़ी सी थिन होती है। इसमें होते हैं 2 लोअर चैम्बर्स जो कि कहलाते हैं वेंट्रिकल्स, और ये भी कैसे होते हैं आपके लेफ्ट में और राइट साइड में, लेफ्ट एंड राइट, है ना। ये कैसे होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं। ये चीज याद रहेगी। क्या होते हैं इसमें? 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 टॉप चैम्बर्स जिसको ऑरिकल्स कहते हैं जो कि होंगे लेफ्ट और राइट, 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं जिसको अपन लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स कहते हैं, जो थोड़े से थिक होते हैं, है ना। अब देखिए ये जो राइट ऑरिकल है, किसकी बात करी जा रही है? राइट ऑरिकल की, है ना। अब मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ राइट, और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये हो गया आपका ऑरिकल। ठीक है, टॉप है ये, और नीचे हो जाएगा वेंट्रिकल। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सो द राइट ऑरिकल, बेसिकली राइट ऑरिकल क्या करता है? रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। राइट ऑरिकल क्या करता है? पूरे बॉडी से क्या करेगा? बॉडी से जो CO2 यहां लिख दे रही हूं मैं, CO2 जो मिक्स ब्लड होता है उसको रिसीव करता है। कौन? राइट ऑरिकल। द राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द वेन्स। ठीक है, किसकी मदद से रिसीव कर रहा है ये? तो ये किसकी मदद ले रहा है? तो ये मदद ले रहा है वेन्स की,
है ना, वेन्स। अब हार्ट तक गंदे खून को या कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स खून को कौन पहुंचाता है? वेन्स पहुंचाती हैं। तो वेन्स ने पहुंचाया, वो कहाँ गया? आपके राइट ऑरिकल में। किस में गया? राइट ऑरिकल में। क्लियर? अब इसके बाद क्या होता है? इट इज देन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेंड द ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये कहां पर जाएगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि दबाव पड़े, मतलब कोई चीज ऐसी है भर गई खून से, ब्लड से इसमें फिल हो गया, अब आप इसको दबा दो तो नीचे धीरे धीरे खून कहां निकलने लगेगा? नीचे की तरफ। तो ये कहां जाएगा? इट इज देन कॉन्ट्रैक्ट to send the blood into the right ventricle which relax to receive it। अब कोई भी चीज को जब ब्लड को रिसीव करना होगा तो वो रिलैक्स होगी, दैट मीन्स कि ओपन हो जाएगी ताकि उसमें आए, और जब उसे ब्लड को छोड़ना होगा, बाहर भेजना होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये दोनों वर्ड्स याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट राइट ऑरिकल था जिसने वेन से सारे बॉडी से आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड को रिसीव किया, अब ये कहाँ भेजेगी इसे ये भेजेगी वेंट्रिकल्स में। कौन से वेंट्रिकल्स में? राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, यहाँ पे राइट और लेफ्ट और में लिख देती हूँ। ठीक है, which relax to receive it. The right ventricle contract to pump the blood to the lung through the pulmonary artery। अब ये जो राइट आपका वेंट्रिकल है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा? ये अब करेगा यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट और ये भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी को। किसको भेजेगा? ये पल्मोनरी आर्टरी को। किसको भेज देगा ये ब्लड को? पल्मोनरी आर्टरी को। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और कहाँ पहुंचाएगी इसे? ये पहुंचा देगी लंग्स तक। कहाँ पहुंचा देगी इसे? लंग्स तक। आई बात इतनी समझ में? तो ये वाली कहानी जरा समझ लें फिर से अपन कि ये जो आपका पहला जो खराब वाला खून था या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच खून था वो किस तरह से जा रहा है। तो सबसे पहले तो बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड था वो राइट ऑरिकल की तरफ जाता है। ठीक है, राइट ऑरिकल से ये जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल की तरफ। राइट वेंट्रिकल से ये पहुंचेगा, ये देखिए यहाँ से आया सारा ब्लड जो कि कैसा था? इम्प्योर ब्लड। राइट ऑरिकल जो था जिसको आर्टरी भी कहते हैं, इसने इसको एक्सेप्ट किया कॉन्ट्रैक्ट होकर के, रिलैक्स होकर के और कॉन्ट्रैक्ट हो गया ताकि ये जो ब्लड है ये कहाँ पहुंच जाए? ये जो ब्लड है आपका राइट वेंट्रिकल में, ये जो नीचे का वाला हिस्सा है। ठीक है, अब ये राइट वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर से दबाव करेगा ताकि ये जो ब्लड है वो कहाँ से चले जाए? पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ किसकी तरफ चला जाए? लंग्स की तरफ। अब मान लीजिए यहाँ पर लंग्स है। ठीक है, अब लंग्स ने काम किया, उसको प्योर कर दिया। अब क्या होगा? तो देखिए, ठीक है, इसके बाद ये जो लंग्स है ये क्या काम करेंगे? सो द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड विद द हेल्प ऑफ अ पार्शन कॉल्ड द सेप्टम। तो भाई ये जो इन दोनों के बीच में बेसिकली सेप्टम एक बीच में होगा जिसकी मदद से राइट और लेफ्ट, देख रहे हैं आप, राइट आपका ब्लू कलर और लेफ्ट जो है वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेप्टम, सो दैट द टू टाइप्स ऑफ ब्लड डू नॉट मिक्स। ताकि क्या हो सके? ये जो सेप्टम है इसलिए बना होता है ताकि ये दोनों के दोनों जो ब्लड है वो आपस में ना मिले, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड से मिल गया तो फिर किसी भी इंसान की जान को खतरा हो सकता है। सो द हार्ट हैज अ नंबर ऑफ द वॉल्व्स दैट अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो ये जो वॉल्व्स हैं आप देख रहे हो, इनकी मदद से, इन्हीं वॉल्व्स की मदद से, ये देखिए ये जो वॉल्व्स हैं, ठीक है, सिर्फ इन्हीं की मदद से जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। जैसे इस वाले साइड पे आया राइट साइड में और इस वॉल्व से ये सीधे कहाँ जाएगा? ये पल्मोनरी आर्टरी है, इससे होता हुआ सीधे लंग्स में जाएगा। ठीक है, अब लंग्स ने क्या किया? इस पर काम किया। ठीक है, द हार्ट हैज अ नंबर ऑफ वॉल्व्स, ये तो अपन समझ चुके हैं, फिगर शोज द कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। सो अब क्या होता है? तो अब इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि अब यहां से ये जो ब्लड है ये कहां से आएगा? लंग्स से प्योर होकर के आएगा। ठीक है, सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेसेस इन द लंग्स। अब यहाँ पे लंग्स में एक्सचेंज हो जाएगा ब्लड का। अब the oxygenated blood is sent to the left side of the heart through the pulmonary vein। अभी आपको pulmonary vein दिख रही है, तो यहाँ से जो भी प्योर ब्लड है वो कहाँ पर आएगा? अब आपके लेफ्ट साइड के ऑरिकल पे। कहाँ आएगा? लेफ्ट ऑरिकल पे। ठीक है, अब ये जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर आएगा? इसकर मैं इसको और अच्छी तरीके से अगर एक डायग्राम के फॉर्म में आपको दिखाऊं ताकि आपको ये याद रहे, तो चलिए एक बार मैं आपको एक स्क्रीन से दिखा देती हूँ। ठीक है, सो जरा ध्यान से देखिएगा।
कि सबसे पहले क्या है, हम आपको यहाँ पे दो बता देते हैं कि मान लीजिए आपका हार्ट का राइट साइड है, ठीक है, ये हो गया आपका राइट साइड, ठीक है, जैसा कि वो डायग्राम में दिख रहा है, और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ठीक है, ये देखिए ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। अब ये ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पर आपका राइट ऑट्रिम है, या फिर अपन जिसे कहते हैं ऑरिकल, ठीक है, और नीचे की तरफ है और राइट वेंट्रिकल। तो अपन ये ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों को बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ये राइट ऑरिकल और ये वेंट्रिकल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट साइड पर ऑरिकल है, ठीक है, और ये हो गया आपका वेंट्रिकल, है ना, जैसे ये डायग्राम में है। डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। अब आप फिर से अच्छे से समझ लें कि इसमें ब्लड का कैसे फ्लो होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि है आपकी बॉडी, है ना, बॉडी मतलब आपका तो बीच वहाँ पर हार्ट की के फंक्शन को समझ रहे हैं। तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ से जाता है भाई, वो पहुँचता है सीधे किसमें, वेन्स में। कहाँ पहुँचेगा, वेन्स में। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ वेन्स। अब ये जो वेन्स हैं, है ना, ये क्या करती हैं, ये जो वेन्स है इस ब्लड को पहुँचाती है आपके राइट ऑरिकल में। कहाँ पहुँचाती है, राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल इसको कैसे करेगा एक्सेप्ट, तो सबसे पहले ये होगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स होगा सबसे पहले। तो मान लीजिए सबसे पहले हो गया रिलैक्स और इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब फिर ये भेजेगा अपने इस ब्लड को किसमें, आपके राइट साइड के वेंट्रिकल में, ठीक है, किसमें, राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल में भेजेगा, कैसे भेजेगा, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये वेंट्रिकल रिलैक्स होगी और इसको रिसीव कर लेगी। फिर ये क्या करेगी, ये जो राइट साइड का आपका वेंट्रिकल है, यहाँ पर देखिए ये जो राइट साइड का वेंट्रिकल है, ये फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसे कहाँ भेजेगा, इसे भेजेगा ये पल्मोनरी आर्टरी में। किस में भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। ये जो पल्मोनरी है वो क्या करेगी, ये इसे भेज देगी लंग्स में। कहाँ भेज देगी, लंग्स में। मान लीजिए ये रहा आपका लंग्स, ठीक है। अब ये लंग्स क्या करेगा, ये CO2 को बाहर निकाल देगा और उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ से देगा आपको ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई और उस ब्लड में क्या आ गया, उस ब्लड में इसने मिक्स कर दिया ऑक्सीजन को। तो ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है अब ये सीधे कहाँ जाएगा, तो जरा डायग्राम को ध्यान से देखिए कि अब यहाँ पर क्या लगी हुई है, यहाँ पर है पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ये एक साइड से तो कनेक्टेड है आपके पल्मोनरी आर्टरी से और एक साइड से कनेक्टेड है किससे, पल्मोनरी वेन से, ठीक है। तो ये जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, जो कि आपको इस तरफ दिखाई दे रही है, ठीक है, ये दिख रही है पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, तो ये जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करेगी और कहाँ भेज देगी, ये भेज देगी इसे सबसे पहले लेफ्ट ऑट्रिम में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट ऑट्रिम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ये जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहाँ गया, पल्मोनरी वेन से जो साफ O2 मिक्स ब्लड था वो सीधे जाएगा आपके किस में, लेफ्ट ऑरिकल में, जो कि पहले क्या करेगी, रिलैक्स हो करके इसे एक्सेप्ट करेगी, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी और इसे भेजेगी किस में, इसे भेज देगी आपके लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा आर्टरीज में। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेसेस इन द लंग्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू द पल्मोनरी वेन. The left auricle relax to receive the oxygenated blood. It is then contract to send the blood to the left ventricle, which relax to receive it. The left ventricle contract to pump the oxygenated blood to the rest of the body. ठीक है, अब यहाँ से ये जो लेफ्ट ऑरिकल आपको दिख रहा है, वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, ये क्या करेगा, ये वापस से आपकी पूरी बॉडी में इसको भेज देगा। किसको भेज देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आर्टरीज, ठीक है। किसकी मदद से भेजेगा, और ये आर्टरीज की मदद से, क्योंकि आर्टरी ही क्या करती हैं, उस पंप वाले ब्लड को लेकर के आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज देती हैं, ठीक है। तो जो आर्टरीज हैं जिसका डायग्राम हमने आपको दिखाया था, उनकी मदद से ये पूरा ब्लड हमारे उसमें फैलता है। तो ये पूरी वर्किंग है आपके
किसकी, हार्ट की वर्किंग है, कि किस तरह से जो आपका हार्ट है वो बेसिकली आपके ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस थोड़ी सी प्रोसेस को, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब आपका जो हार्ट है वो दोनों वॉल्व्स इसके डिफरेंट अलग अलग तरीके से बिल्कुल डिवाइडेड रहते हैं ताकि एक दूसरे से ना मिल पाए, जैसे कि आप डायग्राम में दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपन समझ गए कि भाई ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। इस पूरे ब्लड के सर्कुलेशन से दो चीज़ें होती है, एक तो हार्ट बीट और एक पल्स। तो चलिए समझते हैं हार्ट बीट और पल्स को कैसे देखा जाता है। तो ऑल द हार्ट मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। अब आपने देखा होगा कि हार्ट की सारी मसल्स अलग अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा रिलैक्स होता है, फिर दूसरी चीज़ रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब कि एक टाइम पर सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। द टू ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट फोर्सिंग द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। सबसे पहले दो ऑरिकल काम करते हैं, जैसे कि आपका लेफ्ट ऑरिकल ने पहले काम किया, तो लेफ्ट ऑरिकल क्या करेगा, पहले उसको कॉन्ट्रैक्ट होगा और ऊपर का यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा और ये किसको भेजेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो एक ही साथ ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके दो ऊपर के ऑरिकल्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे, सबसे पहले ये दोनों काम करते हैं, ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एंड फोर्सिंग द ब्लड टू इनटू द वेंट्रिकल्स, द टू वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लेटर, और इसके बाद थोड़ी सेकेंड्स के बाद ये दूसरा आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर द रीजन ईच हार्ट बीट कैन बी हर्ड एज टू साउंड्स, इसलिए अपने को दो तरीके के साउंड सुनाई देते हैं। पहला साउंड जो होता है वो थोड़ा वीक होता है क्योंकि ये जो ऑरिकल्स होते हैं वो थिन वॉल की बनी होती हैं, अभी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, और जो दूसरा आपको हार्ट बीट सुनाई देती है वो थोड़ी सी तेज होती है क्योंकि वो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें सुनाई देती है। सो दिस साउंड इज फॉलोड बाय द स्ट्रॉन्गर साउंड कॉज्ड बाय द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। द डॉक्टर लिसन्स टू द दिस टू पार्ट हार्ट बीट यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड द स्टेथोस्कोप। इसी को आप क्या कहते हो, हार्ट बीट्स कहते हो, जिसको डॉक्टर्स किसकी मदद से सुनते हैं, हार्ट बीट्स की मदद से। द साउंड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व्स इन द हार्ट व्हेन कॉन्ट्रैक्शन ऑकर, क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो हार्ट है वो ओपन क्लोज होता है, जिसकी वजह से ये आपको बीट सुनाई देती हैं। ठीक है, अब पल्सेस क्या होती है। So when the left ventricle contracts, the blood moves into the arteries under the high pressure. The walls of the arteries are stretched by this pressure, and when the ventricles relaxes, the pressure goes down. The stretching and relaxing of arteries with each heartbeat is felt as throbbing, called the pulse. अब pulse क्या होती है बेसिकली, तो देखिए जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि सिकुड़ता है, ब्लड जो है वो बहुत हाई प्रेशर से आर्टरी पर जाता है। किस में जाएगा, आर्टरी पर। अब जैसे ही आर्टरीज तक ये ब्लड पहुंचता है तो क्योंकि वो आर्टरीज हैं, जैसे ही ब्लड को लेती है तो थोड़ा सा उसमें प्रेशर लगता है और वो स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, और वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और प्रेशर जो है, जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो वो प्रेशर भी चला जाता है। तो इसी प्रेशर की वजह से जैसे ही ब्लड गया फिर रिलैक्स हुआ, फिर ब्लड गया फिर रिलैक्स हुआ, तो इसकी वजह से हमें एक पल्स महसूस होती है। ठीक है, सो इट इज़ ईजी टू फील द पल्स एट द साइड ऑफ द नेक और रिस्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर अपन रिस्ट पर या नेक के साइड पर देखें तो आपको आसानी से ये पल्स को फील आप कर सकते हैं। ओके, सो ये तो अपन ने पढ़ लिया भाई कि हमारी ह्यूमन्स बॉडी में, थोड़ा सा आई होप आपको थोड़ा लेंदी लग रहा हो लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो अपना ह्यूमन बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था कि किस तरह से जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या न्यूट्रिशन है ये आपकी पूरी बॉडी पार्ट में फैल जाता है ना। तो हमने देखा कि भाई ब्लड है जो कि पहुंचाने का काम करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, और ये जो ब्लड वेसल्स है बेसिकली हार्ट से कनेक्टेड होती हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को कैरी करता है। किस तरह से करता है हम ये थोड़ा सा समझ चुके हैं। इसको और डिटेल में, इसमें और सारी चीज़ें होती हैं जो हम हाई क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी हमारे लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो भाई अब बारी आती है कि भाई चलिए ये तो आपका सारा यूज्ड पार्ट हो गया, अब कुछ अनयूज्ड पार्ट भी निकलता है क्योंकि हर जगह ऑक्सीजन जा रही है तो वो न्यूट्रिशन के साथ में, ग्लूकोज के साथ में, मतलब कि बेसिकली आपके फूड के साथ में रिएक्शन करेगी और जिससे आपका वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। और क्या प्रोड्यूस होता है,
वाटर प्रोड्यूस होता है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट वो वाटर में मिल जाता है ना। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तो इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड वाला वो अलग निकल जाएगा, लेकिन ये जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ ये निकलेगा कैसे, तो ये निकलता है भाई एक्सक्रीशन से। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन, ये सबसे पहले अपन समझ लेते हैं। तो ड्यूरिंग लाइफ एक्टिविटीज सच एज सेलुलर रेस्पिरेशन सेवरल केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें अपन सांस लेते हैं, मतलब रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस रेस्पिरेशन के टाइम पे जैसे ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है तो ये फूड के साथ में रिएक्शन करती है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है। दीज आर नोन एज द मेटाबॉलिज्म। इसको, ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है और इससे प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। These chemical reactions produces the waste product such as carbon dioxide, water, salts, urea and uric acid. Basically ये जो पूरा वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है, ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड, ये वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। Accumulation of these waste beyond a level inside a body is harmful to the body. अब आप सोचिए कि आपकी बॉडी में या फिर आपके घर में कचरा भरते जाएं तो क्या होगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, गंदगी वहाँ फैल जाएगी। उसी तरीके से अगर आपकी बॉडी में आप खाना यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब खाने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। अगर वो बॉडी में ही रहे तो क्या होगा, हम धीरे धीरे बीमार पड़ जाएंगे, तो उसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। सो द एक्सक्रीटरी ऑर्गन रिमूव दीज वेस्ट। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो इन सारे वेस्ट को निकालने का काम करता है। भाई आप जो खाना खाते हो वो सॉल्युबल फॉर्म में या फिर डाइजेस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म है वो आप टाइम पर टाइम हम निकालते रहते हैं थ्रू एनस, ठीक है, एनस के थ्रू वो बाहर पास आउट हो जाता है। लेकिन ये जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो बेसिकली अब पहुंचा है आपके डिफरेंट सेल्स में, वो फूड के फॉर्म में ही है, लेकिन वो रिएक्ट होने के बाद जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक किसी काम का नहीं। तो ऑक्सीजन ने उस पर रिएक्शन किया, लेकिन उसके बाद उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो किससे निकलता है, तो वो ब्लड से होता हुआ हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम तक जाता है और वहां से पास आउट होता है, ठीक है। सो द एक्सक्रीटरी ऑर्गन रिमूव द वेस्ट। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ये सारा वेस्ट क्या कहता है, क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज द एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी से इस तरीके के वेस्ट को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो अब इस एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अब ये हमारे ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स में भी होता है और आपके प्लांट्स में भी होता है। तो प्लांट्स में अपन ने देख लिया कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से जो पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है। अब ये जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होता है, जैसे लोअर एनिमल्स अमीबा, पैरामीशिया, हाइड्रा, स्पॉन्जेस, ठीक है, इसमें कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू ही अपनी चीज़ों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। Waste produced by the such as ammonia are excreted by the process of diffusion through the body surface. इनसे क्या निकलता है, इनसे भी अमोनिया जैसा ही वेस्ट निकलता है जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस से बॉडी सरफेस पर आकर के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन होगा, उनकी बॉडी सरफेस पे आया और फिर वो जहाँ पर भी है वहाँ पर वो निकल जाएगा। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स जैसे एक्वेटिक एनिमल्स, ये भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल रहता है। कुछ एनिमल्स जो है जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारे ह्यूमंस की तरह, जो कि बेसिकली निकालते हैं यूरिया, जैसे जितने भी मैमल्स हैं या फिर एम्फीफियंस हैं, शार्क्स हैं, सम बोनी फिशेस हैं या एलिफेंट, जैसे इन सारी चीज़ों की बात करें तो ये यूरिया को प्रोड्यूस करते हैं। और बर्ड्स जो है वो यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, जो वाइट सेमी सॉलिड फॉर्म होता है वो कहलाता है यूरिक एसिड। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ज़रूरी है जानना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं या जो लैंड स्नेल्स हैं, ये कौन से फॉर्म में एक्सक्रीट करती हैं, तो आपको बता देना है कि भाई यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं जो कि सेमी सॉलिड होता है। एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश की बात करें तो ये किस फॉर्म में निकलती, क्या करती है, ये अमोनिया वेस्ट को निकालती है जो पानी में सॉल्युबल रहता है। और जितने भी आपके अमीबा, स्पॉन्जेस हो गए, ये सारे किस फॉर्म में करते हैं, तो ये सभी जो है ये सारे डिफ्यूजन की प्रोसेस से अमोनिया निकालते हैं जो कि उनकी बॉडी सरफेस से बाहर आता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स है।
अब अगर अपन एक्सक्रीशन सिस्टम इन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस का जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है उनका यूरिनरी सिस्टम। क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम। सो एक्सक्रीशन इन द ह्यूमंस इज कैरिड आउट मेनली बाय द यूरिनरी सिस्टम। इट रिमूव्स द मोस्ट ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कॉल्ड द यूरिन। हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट निकलता है आपके एनर्जी फॉर्मेशन के टाइम पर, मतलब जब ऑक्सीजन फूड के साथ में रिएक्ट करेगी उससे एनर्जी और जो वेस्ट निकलता है वो बेसिकली इसी यूरिनरी सिस्टम से, कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने लंग्स से निकाल दिया, लेकिन जो और वेस्ट निकला, यूरिया निकला, वो कैसे निकलेगा? तो भाई वो निकलता है इस एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से। तो यूरिन के फॉर्म में निकलता है। तो बेसिकली यूरिन में क्या होता है? तो यूरिन में होता है 95% ऑफ वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, अब ये जो पूरा यूरिनरी सिस्टम होता है उसके मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका पार्ट होता है बीन शेप की ये किडनी। क्या होती है? किडनी। ये बीन शेप की होती हैं क्योंकि इनका शेप थोड़ा सा बीन के आकार का होता है, इसलिए इनको बीन शेप्ड किडनी कहा जाता है। इन किडनी के अंदर एक चीज होती है जो कि आपके ये जो ब्लड है, ठीक है, या फिर ये जो लिक्विड निकला है उसको छानने का काम करता है। ये आगे हम बताते हैं। फिलहाल तो अपन ये जानते हैं कि यूरिनरी सिस्टम या जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें पहला होता है यूरिनरी सिस्टम। तो उसमें कौन कौन से मेन पार्ट हैं? तो किडनी होता है। किडनी के अलावा दो यूरेटर्स होते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये है यूरेटर। यूरेटर के अलावा इसमें होते हैं एक इलास्टिक सैक, जिसको सैक होता है एक तरीके का बैग टाइप, जिसको अपन यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और एक होता है यूरेथ्रा जो कि नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है। सो द किडनी आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन जस्ट अबव द वेस्ट। हमारी वेस्ट के जस्ट अबव हमारी दोनों साइड पर किडनीज होती हैं, ये तो आप सबको पता ही है। नहीं पता है तो जान लीजिए, हमारी किडनीज हैं जो यहाँ पर लोकेटेड होती हैं। द मेन फंक्शन इज टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। इनका काम क्या होता है? बेसिकली ब्लड को फिल्टर करना। फिल्टर कैसे करना? मान लीजिए कि आप कहीं से गंदा पानी लेकर के आए तो आप उसको कैसे छानते हैं? कपड़ा लगाते हैं, उसमें से ऊपर पानी डालते हैं जिससे वेस्ट ऊपर रह जाता है और साफ पानी नीचे चला जाता है। उसी तरीके से किडनी काम करती है। ठीक है। तो किडनी वर्क इन द सेम वे। द किडनी कंसिस्ट ऑफ अ लार्जर नंबर ऑफ कोलाइड ट्यूब्स कॉल्ड द नेफ्रॉन्स। तो किडनी में क्या होती हैं भाई? इतने सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड को छानने का काम करते हैं। तो ये वर्ड याद रखिएगा, द किडनी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कोलाइड ट्यूब्स कॉल्ड द नेफ्रॉन्स। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। और एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होती हैं। नेफ्रॉन्स आर द टाइनी फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन क्या होती है? फिल्टरिंग यूनिट होती है किडनी की, जो कि किडनी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको फिल्टर करने का काम करेगी। दे फिल्टर आउट एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स एंड यूरिया फ्रॉम द ब्लड एज इट पासिस थ्रू देम। जैसे ही ब्लड इससे पास होता है, ठीक है, तो क्या करेगी ये? उससे सारे जो भी सॉल्ट्स है, यूरिया है, उसको फिल्टर करेगी। ठीक है। द क्लीन ब्लड लीव्स द किडनी एंड कंटिन्यूस इट्स सर्कुलेशन इन द बॉडी। ठीक है। और ये जो ब्लड है फिर वो सर्कुलेट होता रहता है, मतलब कि आपका जो सारा खून आया गंदा वाला वो आपके किडनी से होते हुए गया, वहाँ पर साफ होकर के निकल के वो वापस से अपना काम शुरू किया, फिर से गंदा होकर के आया, फिर गया। तो किडनी जो है वो धीरे धीरे यूरिया को, वेस्ट को इकट्ठा करती जाती है। ठीक है। द वेस्ट रिमूव्ड बाय द किडनी फ्रॉम यूरिन। और ये जो पूरा वेस्ट है जो कि पानी के साथ में सॉल्युबल फॉर्म में है, उसे ये जो किडनी है वो यूरेटर से होते हुए आपका नीचे की तरफ भेजती जाती है। ठीक है। सो इट पासेस फ्रॉम द किडनी थ्रू द 2 ट्यूब्स। अब किडनी ने क्या किया? इसके नेफ्रॉन्स ने सारे ब्लड को छाना, जितना भी वेस्ट है उससे पानी में सॉल्व किया, और ये जो यूरेटर्स हैं इनकी हेल्प से उसने उसे नीचे भेजा। यहाँ से यूरेटर से होता हुआ ये सैक में यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता जाता है और आपके बाद में यूरेथर से धीरे धीरे बाहर निकलता जाता है। द ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से जब तक नहीं निकाल देंगे ये हमारे ब्लैडर के अंदर ही रहता है। अब अगर हेल्दी पर्सन की बात करें तो वो 1.5 से 2.5 मीटर लीटर ऑफ यूरिन को एवरीडे पास करते हैं। द किडनी मस्ट फंक्शन प्रॉपरली टू कीप द बॉडी हेल्दी। हमारी बॉडी को अगर हेल्दी रखना है तो उसके लिए किडनी का काम करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है?
क्योंकि भाई किडनी जो है वो क्या करती है, आपकी बॉडी की सफाई कर रही है ना, जितना भी गंदा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी रिलीज होने के बाद, उसको निकालने का काम कौन कर रहा है, किडनी। तो अगर किडनी खराब हो जाएगी तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, मतलब गंदगी बढ़ जाएगी, और गंदगी बढ़ गई तो ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचता है, एनिमल बॉडी को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। सो अब आपने देखा होगा कि भाई यूरिन जो है वो आपके बॉडी के हर पार्ट से आने वाली गंदगी का पोषण है, हर पार्ट से आने वाली चीज है ना। तो अब आपने देखा होगा कि कई सारे टेस्ट होते हैं, तो यूरिन टेस्ट किया जाता है। तो यूरिन ही टेस्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, वो आपके हर ऑर्गन से आता है। यूरिन टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति के कौन सा पार्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है। जैसे अगर यूरिन टेस्ट किया और उसमें क्या आ गया, इसमें ज़्यादा शुगर कंटेंट आया, दैट मीन्स कि उस व्यक्ति को क्या है, उसको डायबिटीज़ है। तो इसी तरीके से अपन को सारी चीज़ें यूरिन से पता चल जाती है और ये पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गन काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। अगर ब्लड आ रहा है यूरिन में, दैट मीन्स कि किडनी फेल हो चुकी है, क्योंकि किडनी क्या करती है, ब्लड को छानती है और सिर्फ पानी को बाहर निकालती है। तो अगर ब्लड आ रहा है, दैट मीन्स कि किडनी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ गई है, इसलिए ब्लड आ रहा है। तो ये जो यूरिन का टेस्ट है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है डॉक्टर्स के लिए, ताकि वो ये पता कर पाए कि हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यूरिन को क्यों एग्जामिन किया जाता है, तो एन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन टेल्स अ लॉट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स का फंक्शन सही तरीके से है या नहीं है, इसका पता करने के लिए यूरिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। द डॉक्टर देयरफॉर यूजेस द यूरिन टेस्ट टू हेल्प डायग्नोज डिसीजेस को पता करने के लिए यूरिन का टेस्ट किया जाता है। इज देयर इज एक्सेस sugar, enzyme, blood or other material in the urine, it indicate that some organ may not be functioning properly. अगर यूरिन के अंदर शुगर, एंजाइम या फिर ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब कि कोई ना कोई ऑर्गन ऐसा है जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन indicate that the person may be suffering from diabetes. अगर शुगर कंटेंट ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स कि उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। It is a disease in which the sugar level in the blood increases beyond the normal value. अगर हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि पर्सन को डायबिटीज़ है, जिसके लिए उसे कंट्रोल करके रखना पड़ता है। Some of the excess sugar is carried out ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिन। और क्योंकि जब जैसे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि शुगर कंटेंट ज़्यादा निकल रहा है, दैट मीन्स कि आपको उसे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, फिर जो भी शुगर से बनी हुई चीज़ें होती है, जो डायरेक्ट उसका फॉर्म होता है, उसे कम यूज़ किया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन इज अ साइन ऑफ द डैमेज ऑफ किडनी। ठीक है, डैमेज्ड किडनी का साइन होता है अगर ब्लड आता है यूरिन में तो। ओके, सो इट मे अराइजेस ड्यू टू द डैमेज ऑफ द नेफ्रॉन्स बाय द बैक्टीरिया। अब कभी कभी ये होता है कि भाई पूरा किडनी फेल नहीं हुआ है, कुछ जो आपके नेफ्रॉन्स हैं जो कि आपके किडनी के अंदर हैं, वो किसी बैक्टीरिया के आ जाने की वजह से प्रॉपर तरीके से काम नहीं किए और जिससे ब्लड आ गया। ठीक है, सो इफ अ पर्सन्स किडनीज आर डैमेज, डॉक्टर रिमूव बॉडी वेस्ट बाय द मेडिकल प्रोसेस नोन एज डायलिसिस। अब ये तो नेफ्रॉन की बात होगी तो उसको ट्रीट कर दिया। अगर मान लीजिए वो ट्रीट नहीं हो रही और हमें पता चला कि पूरी की पूरी किडनी ही खराब है, तो उस केस में अब आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, किडनी का क्या काम होता है, बॉडी से वेस्ट को हटाना। लेकिन जब किडनी ही खराब हो गई, दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर वेस्ट बढ़ते जाएंगे। तो इस वेस्ट को रिमूव करने के लिए फिर क्या, तो डॉक्टर्स इस टाइम पे करते हैं डायलिसिस, या फिर उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दिया जाता है इज किडनी ट्रांसप्लांट। क्या होता है, जो कि किडनी ट्रांसप्लांट इन विच द डैमेज्ड किडनी इज रिप्लेस्ड बाय द हेल्दी किडनी डोनेटेड बाय समवन। अगर किडनी खराब हुई है तो या तो डायलिसिस होगा। अब डायलिसिस कितनी बार करवाया जाएगा, बार बार डायलिसिस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेस्ट बढ़ता जा रहा है तो आपके शरीर को नुकसान है। तो इसलिए फिर क्या किया जाता है, फिर उसको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट किया जाता है। कोई और हेल्दी पर्सन की अगर किडनी अगर मिल जाए तो उसको उससे ट्रांसप्लांट कर देते हैं ताकि इसको डायलिसिस की नौबत ना आए। ओके, सो अ हेल्दी पेयर ऑफ किडनी फिल्टर्स 135 टू 150 लीटर ऑफ फ्लूइड एवरी डे। हमारी जो हेल्थ किडनी है वो कितना लीटर पानी को फिल्टर करती है, तो 135 से 150 लीटर फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं। अब अगर ये सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन ही बाहर निकालती है, लेकिन किसके अंदर, एक दिन के अंदर, तो इतना सफिशिएंट है भाई, क्योंकि इतना फिल्टर करिए, उसमें से वेस्ट कितना आ रहा है, 1.5। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पीजिए
ताकि आपकी बॉडी में अगर कोई भी चीज़ वेस्ट के फॉर्म में है तो वो पानी से घुल करके बाहर आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से अपन समझ गए कि एक्सक्रीशन क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से। अब आपको ये चीज़ तो पता ही है कि हमारे बॉडी में हमें स्वेटिंग आती है, तो स्वेटिंग भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी से सॉल्ट को, वाटर को और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को ये भी बाहर निकालते हैं। और साथ ही साथ स्वेटिंग आने से हमारी बॉडीज़ जो है वो गर्मियों के टाइम पर अपने आप के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। सो बिसाइड्स किडनी आवर स्किन ऑल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट। किडनी के अलावा हमारी स्किन से भी वेस्ट बाहर जाता है। इट एक्सक्रीट एक्सेस ऑफ वाटर, यूरिया, सॉल्ट्स एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट विद द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्किन। अगर अपन स्किन का अपना स्ट्रक्चर देखें तो स्किन जो है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ये जो आपके फॉलिकल्स हैं जो कि हेयर्स के फॉर्म में हमारी स्किन से आपको छोटे छोटे रुए दिखते हैं। ठीक है, स्किन जो है वो इतनी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है। इसमें एक स्वेट ग्लैंड भी होती है। अब इसके बारे में डिटेल तो हमें आगे थोड़ी हायर क्लास में पढ़ना है। फिलहाल ये जो स्वेट ग्लैंड है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये पानी को जो है एब्जॉर्ब करके उसके साथ जितना भी सॉल्ट या फिर जितना भी वेस्ट है उसे इन अ फॉर्म ऑफ स्वेट हमारी स्किन के ऊपर लेकर के आ जाती है, जिससे कि जो वेस्ट पानी है वो जैसे प्लांट के अंदर एवोपरेशन होता है उसी तरीके से ये जो वेस्ट पानी है ये स्किन से बाहर आ जाए। ओके, सो अ स्वेट एवोपरेट, इट कूल्स द बॉडी। अब जैसे एवोपरेशन होगा मतलब कि क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो हमें हवा जब लगेगी तो ठंडक का एहसास होगा और हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा सा कूल डाउन होगी। स्वेटिंग हेल्प्स टू कूल डाउन आवर बॉडी व्हेन इट इज़ वेरी हॉट। जब गर्मियाँ रहती है तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो वेल इसके टॉपिक के साथ में जो स्वेटिंग था एक्सक्रीशन के साथ में हमारे जो चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट यहाँ पे होता है ख़त्म। फटाफट से मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ कि इस पूरे रिवीजन वीडियो में हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर की थी। सो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स food, oxygen, waste product, etc. have to be transported from one part of the other one part of the body to another. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो भाई जितना भी फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी सारी बॉडी पार्ट तक जाए तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो दो तरीके से होता है। प्लांट्स में होता है जाइलम एंड फोलिम। जाइलम जो है वो पानी को कैरी करता है, रूट से प्लांट के सारी बॉडी पार्ट्स तक पानी पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। फिर फोलिम का काम होता है, लीव्स ने जो फूड प्रिपेयर किया है उसे लीव्स से आपके रूट्स तक, रूट से सारी चीज़ों को लीव्स तक पहुंचाने का काम, मतलब टू वे डायरेक्शन में फोलिम वर्क करता है। इन प्लांट्स वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल बाय द ऑस्मोसिस। इसमें हम ये पढ़ा था कि भाई किस तरह से जो प्लांट है वो ऑस्मोसिस की मदद से पानी को एब्जॉर्ब करती है और जाइलम तक पहुंचाती हैं। प्लांट लूज वाटर, जो प्लांट हैं वो पानी को कैसे बाहर निकालते हैं, तो भाई एवोपरेशन की मेथड से निकालते हैं जिसको अपन ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मेनली ब्लड के कारण होता है। इसके अलावा हार्ट जो है आपका ब्लड को पंप करने का काम करेगा और उसे हमारी पूरी बॉडी तक सर्कुलेट करता है थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है बेसिकली वो लिक्विड होता है प्लाज्मा का, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं जो इसमें फ्लोट करते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हीमोग्लोबिन कंटेन करती हैं जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करेगा, मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो जर्म्स के अगेंस्ट लड़ता है। प्लेटलेट्स जो है जब आपको जब भी चोट लग जाती है तो खून का जो क्लॉट जमता है वो प्लेटलेट्स के कारण ही जमता है। अब इसके बाद हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था कि भाई उसमें आर्टरीज होती है और वेन्स होती हैं। तो आर्टरीज बेसिकली जो भी हार्ट ब्लड को पंप करता है उसे आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करेगा, और जो वेन्स है वो आपके बॉडी से आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड को हार्ट तक पहुंचाएगा। किसके थ्रू पहुंचाएगा, तो हमने आपको बताया था कि भाई हार्ट में जो होते हैं 4 चैम्बर्स, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, टॉप अलग होते हैं और आपके लोअर साइड पे अलग होते हैं। तो किस तरह से वो काम करते हैं इस बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का क्या काम होता है, नेफ्रॉन्स उसमें किस तरह से ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ ख़त्म करते हैं हम इस चैप्टर का रिवीजन। अब अगर आपको बाकी के चैप्टर्स का रिवीजन भी देखना है जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप कैसे देख सकते हैं, तो वेल आप देख सकते हैं www.magnetbrains के थ्रू। आपको करना क्या है, यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो नीचे क्लासेस लिखी हुई हैं,
जिस भी क्लास के आप हैं, और नीचे लिखा होगा एक जगह वन शॉट रिवीजन। जैसे ही आप वन शॉट रिवीजन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको फोल्डर्स दिख जाएंगे जिसमें अलग अलग क्लासेस के वन शॉट रिवीजन्स हैं। जैसे ही आप 7th क्लास पर क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा एक पूरा लिस्ट जिसमें आपको अलग अलग चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस दिखेंगे। जिस भी चैप्टर को देखना है उस पर क्लिक करिए। जैसे यहाँ पर हमने न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स का एक चैप्टर रिवीजन वीडियो दिख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आप पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। जब आप देख लें और आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे शेयर करिए अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी रिवीजन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ चैनल के बारे में शेयर करिए उन स्टूडेंट्स के साथ भी जो थोड़ी बड़ी या छोटी क्लास में है, क्योंकि हमारे पास 100% फ्री क्लासेस हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। सभी क्लासेस के ऑनलाइन वीडियोस, सॉल्यूशंस के वीडियोस, रिवीजन वीडियो, एवरीथिंग इज़ देयर। बस आपको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी रीसेंट अपडेट है वो तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।